हेलो बच्चों, देखिए आज अपन चैप्टर 2 के लिए वीडियो नंबर लेकर के आए हैं 29 और इसी वीडियो के अंदर अपन तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम ऐसे बात कर चुके थे भाई, जो तंत्रिका तंत्र होता है हमारे शरीर के अंदर वो किससे मिलकर के बना होता है? तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो आज ये जो तंत्रिका कोशिका है इसी के बारे में अपने को पढ़ना है, जिसे अंग्रेजी में अपन क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। तो तंत्रिका कोशिका के बारे में कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूं, पहले वो याद करने हैं। पहला पॉइंट का याद करना आपको कि ये तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, इसको तंत्री कोशिका भी बोलते हैं। तो ये तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक इकाई का मतलब है कि पूरा जो तंत्रिका तंत्र होता है वो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और क्रियात्मक इकाई का मतलब है कि तंत्रिका तंत्र के द्वारा कोई भी कार्य संपादित किया जा रहा है तो वो वास्तव में तंत्रिका कोशिकाएं ही मिलकर संपादित करती है। तो पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है? तंत्री कोशिका या तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की क्या होती है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। दूसरी पॉइंट क्या याद रखनी है आपको कि तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। इसकी लंबाई 1 मीटर तक होती है। तो दूसरी बात अपने को ये याद में रखनी है, तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर होती है। ठीक है, अब देखो हमारे शरीर के अंदर तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है वो हमारे शरीर के प्रत्येक ऊतक या अंग जो होता है उसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़ती है। कौन से तंत्र से जोड़ती? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़ती है। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं भाई, तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर के प्रत्येक ऊतक या अंग को या लगभग प्रत्येक ऊतक या अंग को जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उससे क्या करती है? जोड़ती है। तो तीसरी बात क्या हो गई यहां पर? तंत्रिका कोशिका शरीर के लगभग प्रत्येक ऊतक या अंग को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़ती है।
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से क्या करती है, जोड़ती है। ठीक है, आगे देखो क्या बात है कि हमारे शरीर के बाहर से या शरीर के अंदर से कोई उद्दीपन होता है तो वो उद्दीपन तंत्रिका कोशिकाएं ग्रहण करती है, और तंत्रिका कोशिकाओं से वो उद्दीपन जो होता है आवेग के रूप में संचरित होते हुए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास में पहुंचता है। किसके पास में पहुंचता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास में पहुंचता है। तो देखिए, शरीर के बाहर या भीतर से उद्दीपनों को तंत्रिका कोशिकाएं ग्रहण करती है। ये उद्दीपन आवेगों के रूप में एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में गमन करते हुए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचते हैं। देखो, यह एक डायग्राम आपको दिखा रहा हूं। इसके अंदर क्या है, हमारे शरीर के अंदर जो तंत्रिका कोशिकाओं का जाल फैला वो दिखा रहा हूं। तो शरीर के अंदर से या बाहर से कोई भी उद्दीपन ग्रहण होगा तो वो तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा ग्रहण होगा। ठीक है, अब हमारे शरीर के अंदर आपको ऐसे लंबी लंबी तंत्रिका कोशिकाएं दिखाई दे रही है जो, तो ऐसा नहीं कि ये एक ही तंत्रिका कोशिकाएं चले, हो सकता है बीच में 2 या 3 तंत्रिका कोशिकाएं आपस में क्या हो, जुड़ी हुई हो। जैसे अपन मान लीजिए कहीं पर ऐसा होता है कि अपने विद्युत की जो तार होती है वो छोटी पड़ जाती है, तो वहां पर अपन 2 तारों को जोड़ करके उस तार को क्या कर लेते हैं, लंबा कर लेते हैं। ठीक उसी तरीके से यदि तंत्रिका कोशिका छोटी पड़ रही है तो वहां पर क्या होती है, कोई दूसरी तंत्रिका कोशिका आकर के जुड़ जाती है और उस सूचनाओं को आगे बढ़ाने में मदद करती है। तो देखो यहां पर इसीलिए लिखा हुआ है कि शरीर के बाहर या भीतर से उद्दीपनों को तंत्रिका कोशिकाएं ग्रहण करती है। फिर ये उद्दीपन किस में बदल जाते हैं, आवेग में बदल जाते हैं। और ये आवेग क्या होते हैं कि एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में गति करते हुए कहां पहुंचते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास में पहुंचते हैं, मस्तिष्क या मेरुरज्जु के पास में पहुंचते हैं। अब वहां पर क्या होता है, मस्तिष्क या मेरुरज्जु जो होता है, जो भी उद्दीपन आया है उसके अनुसार वो क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। निर्णय लेने के बाद में प्रतिक्रियात्मक संदेश भेजते हैं। वो प्रतिक्रियात्मक संदेश में क्या होता है कि जो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करनी होती है वो संदेश होता है उसके अंदर। तो जो प्रतिक्रियात्मक संबंध होता है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जो भी लक्ष्य ऊतक या अंग तक है वो तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा जाता। किसके द्वारा जाता, तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा जाता है। तो अपन यहां पर यह बात लिख सकते हैं अपन कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्रतिक्रियात्मक संदेश लक्ष्य ऊतक
या अंग तक तंत्रिका कोशिकाएं ही लेकर जाती है, तंत्रिका कोशिकाएं ही लेकर जाती है। तो प्रतिक्रियात्मक संदेश का मतलब आपके समझ में आ गया होगा कि जो उद्दीपन गया है उसके प्रति केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या क्रिया करवाना चाह रहा है। जैसे मान लीजिए हाथ पर कोई गर्म वस्तु लगी है तो वो वहां से हाथ को हटवाना चाहेगा, तो हमारे हाथ की जो पेशी कोशिका है उसको वो सिकोड़ने का आदेश देगा, लेकिन वो आदेश पेशी कोशिका तक किसके द्वारा पहुंचेगा, तंत्रिका कोशिका के द्वारा पहुंचेगा। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्रतिक्रियात्मक संदेश लक्ष्य ऊतक या अंग तक, जैसे यहां पर लक्ष्य ऊतक या अंग क्या है, हाथ की पेशी कोशिका है, तक तंत्रिका कोशिकाएं ही क्या करती है, लेकर के जाती है। और जब तंत्रिका कोशिका उनके पास में संदेश लेकर के जाती है तो जो भी संदेश आया है उसके अनुसार वो क्या कर लेती है, क्रिया कर लेती है। ठीक है, अब देखिए तंत्रिका कोशिका की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांट दिया, तंत्रिका कोशिका की संरचना को 3 भागों में बांट दिया। तो तीनों भागों के नाम मैं आपको बता रहा हूं। पहला भाग है इसका कोशिका काय, इसे सेल बॉडी भी बोलते हैं, और इसके अलावा एक नाम और है इसका साइटोन, साइटोन। दूसरा जो भाग है उसे अपन बोलते हैं एक्सोन। एक्सोन का दूसरा नाम है तंत्रिकाक्ष। और तीसरा जो भाग है डेंड्रोन, डेंड्रोन को अपन बोलते हैं द्रुमाक्षी। द्रुमाक्षी, ठीक है। तो तंत्रिका कोशिका की संरचना को हमने कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। तो अब इधर देखिए आप, कुछ इस तरीके की संरचना आपको इसकी दिखाई देगी तंत्रिका कोशिका की।
अब देखिए तीनों भागों के नाम बता रहा हूं अभी, तो फिर एक एक संरचना के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। तो आपको ये वाला जो भाग नजर आ रहा है इसे तो बोला जाता है सेल बॉडी। सेल बॉडी, ठीक है। इस सेल बॉडी से लंबा प्रवर्ध निकला हुआ पूरा, इसे अपन बोलते हैं एक्सोन, ठीक है। इसके अलावा देखो इस सेल बॉडी से छोटे छोटे ये प्रवर्ध निकले हुए हैं, 3 प्रवर्धों को अपन बोलते हैं डेंड्रोन। क्या बोलते हैं इनको? डेंड्रोन बोला जाता है। तो ये किसकी संरचना बनाई है आपने? न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका की। संरचना, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका की संरचना। तो देखो अपन ने अभी तक तंत्रिका कोशिका जो है उसके बारे में बेसिक जानकारी ली है। देखो क्या क्या बात ली अपन ने। पहली बात देखी तंत्रिका कोशिका या तंत्रिक कोशिका। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। दूसरी बात क्या है? तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर तक होती है। तंत्रिका कोशिका शरीर के लगभग प्रत्येक ऊतक या अंग को किससे जोड़ती है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से या तंत्रिका तंत्र से जोड़ती है। शरीर के बाहर या भीतर से उद्दीपनों को तंत्रिका कोशिकाएं क्या करती है? ग्रहण करती। ये उद्दीपन आवेग के रूप में एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में गमन करते हुए किसके पास में पहुंचते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास में पहुंचते हैं। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या करता है? उद्दीपन के अनुसार निर्णय लेता है और एक प्रतिक्रियात्मक संदेश भेजता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्रतिक्रियात्मक संदेश लक्ष्य ऊतक या अंग तक किसके द्वारा जाता है? तंत्रिका कोशिका के द्वारा ही जाता है। तंत्रिका कोशिका की संरचना को अपन ने 3 भागों में बांटा है, कोशिका काय या साइटोन, एक्सोन या तंत्रिकाक्ष और डेंड्रोन या द्रुमाक्ष। तो ये जो तीनों भाग है इसके बारे में आगे अपन पढ़ेंगे। अभी मैंने तीनों भागों को केवल अंकित किया, डेंड्रोन, सेल बॉडी और एक्सोन। ये तंत्रिका कोशिका का चित्र है। इसमें कुछ और भी नाम आगे अपन बताएंगे जैसे जैसे इन संरचनाओं को पढ़ेंगे। तो पहले इन बातों को नोट करो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। हाँ, तो मिटा रहा हूं अब मैं। तंत्रिका कोशिका की संरचना को हमने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है, सेल बॉडी, एक्सोन और डेंड्रोन। तो इन तीनों के बारे में अलग अलग अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन उठा लेते हैं इनमें से पहला भाग, जिसको अपन ने क्या बोला है? सेल बॉडी या साइटोन भी इसको बोला जाता है, या क्या बोला जाता है इसको? कोशिका काय। कोशिका काय। हाँ जी, अब देखो इसमें देखो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। ये भाग है पूरा। तो इस भाग को अपन बोलते हैं सेल बॉडी या कोशिका काय या साइटोन। तो ये लगभग गोलाकार या अंडाकार होता है। तो पहली बात अपन ये लिख सकते हैं कि यह तंत्रिका कोशिका का गोलाकार या
अंडाकार भाग होता है। तंत्रिका कोशिका का गोलाकार या अंडाकार क्या होता है, ये भाग होता है। अब दूसरी चीज देखो कि इस भाग के अंदर आपको दिखाई दे रहा है ये बीचों बीच में केंद्रक। तो तंत्रिका कोशिका के इसी भाग में केंद्रक पाया जाता है और अन्य प्रारूपिक कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, अंतःप्रद्रवी जालिका हुआ, तो ये सारे जो कोशिकांग है वो भी इसी भाग के अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो दूसरी बात अपन यहां पर ये लिखेंगे कि तंत्रिका कोशिका के इस भाग में केंद्रक व अन्य प्रारूपिक कोशिकांग। प्रारूपिक कोशिकांग का मतलब है जो सभी कोशिकाओं में पाई जाने वाली संरचनाएं हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतःप्रद्रवी जालिका है ना। तो प्रारूपिक कोशिकांग पाए जाते हैं। प्रारूपिक कोशिकांग क्या होते, पाए जाते हैं। तीसरी चीज देखो कि ये वाला जो भाग है इसके अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसे अपन बोलते हैं न्यूरोप्लाज्मा। और इस न्यूरोप्लाज्मा के अंदर क्या होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के कण होते हैं जिन्हें अपन बोलते हैं निश्चल कण। ठीक है, वो अभिलाक्षणिक होते हैं। अभिलाक्षणिक होने का मतलब है कि वो केवल इसी भाग में पाए जाते हैं, तंत्रिका कोशिका के इसी भाग में वो पाए जाते हैं, किसी अन्य भाग में नहीं पाए जाते हैं। तो उन कणों के आधार पर ही इस भाग की क्या होती है कि पहचान होती है, इसलिए वो कण कौन से होते हैं, अभिलाक्षणिक कण होते हैं। तो देखो कभी भी अपन तंत्रिका कोशिका या अन्य कोई कोशिका की संरचना पढ़ते हैं तो उसको क्या माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। तो माइक्रोस्कोप में जब अपन देखते हैं ना तो वो संरचना स्पष्ट नजर नहीं आती। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, कोई भी सूक्ष्म संरचना है उसको अच्छे से देखने के लिए पहले उसको कलर किया जाता, अभिरंजित किया जाता है। तो जब उसको अभिरंजित किया जाएगा ना तो उसके अंदर की सारी स्ट्रक्चर जो होती है साफ साफ अपने को नजर आने लग जाती है, क्योंकि वो रंग जाती है। तो ठीक ऐसे ही इस न्यूरोप्लाज्मा के अंदर जो निश्चल कण होते हैं, निश्चल ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो गहरे अभिरंजित तो होते हैं और इस भाग का वो क्या होते हैं, अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, क्योंकि वो कण जो है केवल इसी भाग के अंदर पाए जाते हैं। तो यहां पर मान लीजिए कुछ गहरे अभिरंजित होने वाले कण हैं और इन गहरे अभिरंजित होने वाले कणों को अपन क्या बोलेंगे, निश्चल कण। तो अब इधर देखते हैं, सेल बॉडी में पाए जाने वाले कोशिका द्रव्य को न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और इस न्यूरोप्लाज्म में क्या है, न्यूरोप्लाज्म में गहरे अभिरंजित होने वाले अभिलाक्षणिक निश्चल
कण या फिर निश्चल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। तो न्यूरोप्लाज्मा में गहरे अभिरंजित होने वाले, यानी कि ये क्या होंगे, ज्यादा कलर ग्रहण करेंगे तो बहुत ज्यादा गहरे दिखते हैं माइक्रोस्कोप में। तो गहरे अभिरंजित होने वाले अभिलक्षण का मतलब केवल इसी भाग में पाए जाते हैं। तो इन कणों को क्या बोला है, निश्चल कण या ग्रेन्यूल्स, निश्चल कण या निश्चल ग्रेन्यूल्स इसको बोला गया है। ठीक है। अब इसके अलावा एक बात और है भाई, कि जब तंत्रिका कोशिका में आवेगों का संचरण होता है तो वह आवेग सबसे पहले मिलता है डेंड्रोन को। डेंड्रोन से वो आता है कोशिका काय में, और कोशिका काय से वो जो आवेग है वो पहुंचता है सब आपका जो एक्सोन वाला भाग है इसके अंदर। तो यहां पर एक बात और मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि सेल बॉडी आवेगों को डेंड्रोन से लेकर डेंड्रोन से ग्रहण करके एक्सोन तक पहुंचाती है, एक्सोन तक पहुंचाती है। ठीक है। तो एक बात ये भी हो गई भाई, ये सेल बॉडी क्या करेगी, डेंड्रोन से आवेगों को लेगी और किसके पास में पहुंचा देगी, एक्सोन के पास में पहुंचा देगी। तो सेल बॉडी के बारे में अपने को ये बातें ध्यान रखनी है कि ये तंत्रिका कोशिका का गोलाकार या अंडाकार भाग है। तंत्रिका कोशिका के इस भाग में केंद्रक और अन्य प्रारूपिक कोशिकाएं क्या होते हैं, पाए जाते हैं। सेल बॉडी पाए जाने वाले, सेल बॉडी में पाए जाने वाले कोशिका द्रव्य को न्यूरोप्लाज्म बोला गया, और न्यूरोप्लाज्म में गहरे अभिरंजित होने वाले अभिलाक्षणी निश्चल कण या निश्चल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। और सेल बॉडी क्या करती है, आवेगों को डेंड्रोन से ग्रहण करती है और किसके पास में पहुंचाती है, एक्सोन के पास में पहुंचा देती है। तो इस सेल बॉडी के बारे में ये नोट करो। उसके बाद में अपन बात करेंगे किसकी, एक्सोन की या तंत्रिकाक्ष की। हाँ, तो अब मिटा रहा हूं मैं। अब अपन बात करते हैं तंत्रिका कोशिका का जो दूसरा भाग है जिसका नाम क्या है, एक्सोन या तंत्रिकाक्ष। एक्सोन या तंत्रिकाक्ष। ठीक है। तो देखिए ये है एक्सोन। तो इसके लिए अपन क्या बताएंगे कि तंत्रिका कोशिका में सेल बॉडी से एक तरफ एक लंबा बेलनाकार प्रवर्ध निकलता है, एक लंबा बेलनाकार प्रवर्ध निकलता है, और उस भाग को क्या अब बोलते हैं अपन, एक्सोन बोलते हैं। तो पहली चीज तो अपन क्या लिख दें कि तंत्रिका कोशिका में सेल बॉडी से एक तरफ एक लंबा बेलनाकार प्रवर्ध निकलता है जिसे एक्सोन कहते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, एक्सोन बोला जाता है। तो एक बात तो अपने ये बात समझ में आ गई। अब दूसरी चीज देखो भाई, ये जो एक्सोन है
तो इसके अंदर क्या होता है कि वसा की परतें चढ़ी होती है इस तरीके से। जैसे एक परत आपको एक दिख रही है, एक ये नजर आ जाएगी वसा की परत, ठीक है, एक ये है, तो ये जो पूरा एक्सोन है अंदर अंदर से निकल रहा है, इसके बाहर क्या होती है, वसा की परतें पाई जाती है, और इस वसा की परत को अपन बोलते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ बोला जाता है इसको, ठीक है। तो यहां पर एक बात अपने समझ में आ गई कि जो एक्सोन है उससे के ऊपर क्या होती है, वसा की परत पाई जाती है, और इस वसा की परत को क्या बोला जाता है, माइलिन शीथ बोला जाता है। लेकिन ये माइलिन शीथ है, इसके बीच बीच में कुछ संकीर्णन पाए जाते हैं। संकीर्ण का मतलब है कि बीच बीच में से ये क्या होता है, सिकुड़ा हुआ रहता है। जैसे यहां पर देखो आप, ये सिकुड़ा हुआ है इस तरीके से, यहां पर भी ये क्या है, सिकुड़ा हुआ है, और यहां पर भी ये क्या है, सिकुड़ा हुआ है। तो बीच बीच में ये संकीर्णक इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इन संकीर्णों को अपन क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है रेनवियर की पर्व संधि। तो बीच में ये जो संकीर्णक है इसको अपन क्या बोलेंगे, रेनवियर की पर्व संधि, क्या बोल देंगे इसको, रेनवियर की पर्व संधि बोल देंगे। अब देखिए ये जो एक्सोन है इसका अंतिम जो सिरा होता है ये घुंडी के समान होता है, बटन के समान होता है। तो इस बटन को आप क्या बोलोगे, इस बटन को अपन बोलते हैं साइनेप्टिक नोब, साइनेप्टिक नोब या साइनेप्टिक बटन। साइनेप्टिक नोब या साइनेप्टिक बटन, इसको क्या किया जाता, बोला जाता है। हिंदी में भी इसका नाम है, इसको बोला जाता है अवगर्थनी घुंडी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको आप, अवगर्थनी घुंडी, ठीक है ना। तो ये जो तंत्रिकाक्ष है इसका अंतिम जो सिरा होता है शाखान्वित होता है, और जो प्रत्येक शाखा है उसके ऊपर एक घुंडी नुमा बटन नुमा संरचना होती है, और उस बटन नुमा संरचना को आप क्या बोलोगे, अवगर्थनी घुंडी या साइनेप्टिक नोब या साइनेप्टिक बटन बोला जाता है। तो ये जो साइनेप्टिक बटन है इसकी स्ट्रक्चर को अपन थोड़ा सा जूम करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। ये वाला जो भाग है साइनेप्टिक बटन वाला, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, है ना, जूम कर लेते हैं। यहां पर इसको जूम किया आपने तो ये बड़ा सारा बटन बन गया, ठीक है। तो ये जो साइनेप्टिक बटन है इसके अंदर क्या होता है कि कुछ पुटिकाएं पाई जाती है इस तरीके से, इस तरीके से क्या है, इसके अंदर कुछ पुटिकाएं पाई जाती है, और इन पुटिकाओं को आप क्या बोलोगे, साइनेप्टिक पुटिकाएं। साइनेप्टिक पुटिकाएं या साइनेप्टिक वेसिकल्स बोल सकते हैं आप अंग्रेजी में। तो साइनेप्टिक जो पुटिकाएं होती है इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के रसायन होते हैं। साइनेप्टिक पुटिकाओं के अंदर क्या होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के रसायन होते हैं जिन्हें अपन बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर रसायन। इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार के रसायन पाए जाते हैं जिन्हें अपन क्या बोलेंगे, न्यूरो ट्रांसमीटर रसायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर रसायन बोलते हैं। तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर रसायन जो होते हैं वो इन पुटिकाओं से बाहर की ओर जब निकलते हैं, नीचे की ओर जब निकलते हैं, तो
जो संदेश होता है वो भी इस तंत्रिका कोशिका से क्या होता है, बाहर निकलता है। तो देखो ये जो एक्सोन होता है सेल बॉडी से संदेश को ग्रहण करता, आवेग को ग्रहण करता है, और जब वो आवेग इस एक्सोन के अंतिम सिरे पर जाकर के पहुंचेगा तो किसमें पहुंचेगा, ये जो अवगर्तनी गुंडी या साइनेप्टिक नोब या साइनेप्टिक बटन है इसके पास में पहुंचेगा। तो इसके अंदर जो पुटिकाएं हैं, साइनेप्टिक पुटिकाएं, उनसे क्या होता है कि कुछ रसायन स्रावित होते हैं तंत्रिका कोशिका के बाहर, जिनको आप क्या बोलोगे, न्यूरोट्रांसमीटर बोलोगे। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, जो दूसरी तंत्रिका कोशिका, इसके पास में कोई दूसरी तंत्रिका कोशिका लगी हुई रहेगी, तो जो दूसरी तंत्रिका कोशिका है उसके डेंड्रोन के पास में वो रसायन जाएंगे और उसके अंदर वापस से वो क्या कर देंगे, जो आवेग है, विद्युत संकेत है, वो उत्पन्न कर देंगे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं भाई तंत्रिका कोशिका का एक्सोन वाला भाग है, उसके अंदर जो अवगर्तनी घुंडी है वो भाग क्या करता है कि जो आवेग है उसको तंत्रिका कोशिका से बाहर निकलता, न्यूरॉन से बाहर निकलता, ऐसे आप बोल सकते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ये वाला भाग क्या करता है, सेल बॉडी से, सॉरी एक्सोन वाला भाग क्या करता है, सेल बॉडी से आवेगों को ग्रहण करके क्या करता है, साइनेप्टिक पुटिका से इसको तंत्रिका कोशिका से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो इन बातों को अभी मैं यहाँ लिख दूंगा, तो यहां लिखता हूं, तो आप नोट कर लेना, फिर उसके बाद हम वीडियो पॉज करके पहले मैं सारी बातों को लिख लेता हूं। हाँ, तो ये देखो अब एक्सोन या तंत्रिकाक्ष के बारे में सारी बातें जो मैंने आपको समझाई थी वो इधर लिख दी है ना। तो एक बार आप चाहो तो दोबारा इन बातों को देख लो कि क्या लिखा है मैंने, बाकी मैंने आपको समझा दिया है पूरा। इधर देखो, कोशिका काय से एक तरफ से लंबी बेलनाकार संरचना निकलती है जिसे तंत्रिकाक्ष कहते हैं। तो ये तंत्रिकाक्ष है, इसके बारे में बता दिया आपको। दूसरी बात क्या है कि एक्सोन पर वसा की परत चढ़ी होती है जिसे क्या बोला जाता है, माइलिन आच्छाद या माइलिन शीत बोला जाता है। तो ये वसा की परत थी जिसे माइलिन शीत अपन ने बोला था, और ये माइलिन शीत क्या करती है, विद्युत रोधी परत की तरह कार्य करती है। जैसे अपने पास में घर के अंदर कोई लाइट के लिए डोरी भेजते, अपन तार भेजते, तो उसके ऊपर प्लास्टिक का आवरण होता है ताकि वो जो करंट है वो कहीं पर जाए नहीं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर माइलिन आच्छाद विद्युत रोधी परत की तरह क्या करता है, कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करेगा, विद्युत रोधी परत की तरह कार्य करता है। भाई होता क्या है कि जो तंत्रिका कोशिका उसमें जो आवेग है ना वो विद्युत के रूप में जाते हैं। तो यदि ये परत नहीं होती तो ये जो विद्युत है हमारे शरीर के अंदर चली जाती, बाकी के जो हिस्से उसके अंदर चली जाती और वो आवेग आगे नहीं पहुंच पाता। लेकिन यहाँ पर ये विद्युत रोधी परत क्या करती, इस करंट को बाहर नहीं निकलने देती। वो तंत्रिका कोशिका में से होते हुए ही क्या करता, करंट चलता है। जैसे अपन तार के चारों ओर वो प्लास्टिक का आवरण होता है तो केवल तार के अंदर से ही विद्युत धारा प्रवाहित होती, तो ठीक इसी प्रकार तंत्रिका कोशिका से होते हुए विद्युत धारा यहाँ पर क्या होगी, प्रवाहित होगी। ठीक है, माइलिन शीत के बीच बीच में संकीर्णन होते हैं और उन संकीर्णों को क्या बोला अपन ने, रेनवियर की पर्वसंधि बोला है। तो ये अपन ने रेनवियर की पर्वसंधि यहाँ दिखाई दी थी। एक्सोन के अंतिम सिरे पर कई शाखाएं हैं और प्रत्येक शाखा पर अंतिम सिरा जो होता है वो कैसा होता है, बटन के समान होता है। तो ये बटन के समान थे सारे सिरे, तो इनको अपन ने नाम दिया था अवगर्तनी घुंडी, अवगर्तनी घुंडी या साइनेप्टिक नोब या साइनेप्टिक बटन। तो वही बात लिखी हुई है, अवगर्तनी घुंडी, साइनेप्टिक नोब या साइनेप्टिक बटन। ठीक है, फिर आगे हमने कहा कि जो साइनेप्टिक बटन होता है उसके अंदर क्या होती है, साइनेप्टिक पुटिकाएं होती है। तो साइनेप्टिक नोब में साइनेप्टिक पुटिकाएं पाई जाती है और जिनके अंदर कौन से रसायन होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं कि यहाँ से जो एक्सोन है, एक्सोन क्या करता है, दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्रोन से एक संबंध बनाता, जिसके बारे में आगे अपन पढ़ेंगे। तो ये क्या करता है कि जो एक तंत्रिका कोशिका उसके एक्सोन से दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्रोन के अंदर जो आवेग है उनको पहुंचाने के अंदर क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं एक्सोन के द्वारा आवेग तंत्रिका कोशिका से क्या होते, बाहर निकलते हैं। तो वास्तव में क्या होगा कि जो एक्सोन होता है वो सेल बॉडी से आवेगों को ग्रहण करता है और उसको साइनेप्टिक नोब से होते हुए क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। बाहर क्या होगा कि कोई दूसरी तंत्रिका कोशिका का डेंड्रोन वाला हिस्सा इसके पास में चिपका हुआ रहेगा।
तो वो जो भी संकेत है वो उसके पास में क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। तो इन बातों का वीडियो पॉज करके नोट कर लो। उसके बाद में अपन तीसरा भाग पढ़ेंगे, द्रुमाक्षय या डेंड्रोन। ठीक है, तो अब मिटा रहा हूं मैं। तो अब तीसरा भाग लेते हैं, डेंड्रोन। द्रुमाक्षय। यह है डेंड्रोन। ये सब प्रवर्त क्या है, डेंड्रोन। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, देखो पहली चीज कि कोशिका काय से, कोशिका काय मतलब सेल बॉडी, छोटे छोटे, क्योंकि ये तो लंबा था, छोटे छोटे प्रवर्ध निकलते हैं, जिन्हें डेंड्रॉन कहते हैं। जिन्हें क्या बोला जाता है, डेंड्रोन बोला जाता है। अच्छा, दूसरी बात देखो, ये जो डेंड्रोन है ये शाखान्वित होते हैं साहब। कुछ इस तरीके से इसमें क्या होती है, शाखाएं निकली हुई रहती है। तो अपन ये बात बोल देते हैं कि डेंड्रोन क्या होते हैं, शाखान्वित होते हैं। और दूसरी बात यह है कि एक्सोन की दिशा को छोड़कर सब दिशाओं में फैले हुए हैं। एक्सोन की दिशा यह है, इस दिशा को छोड़कर सब दिशाओं के अंदर क्या होते हैं, डेंड्रोन फैले रहते हैं। तो दूसरी बात देखो क्या है कि डेंड्रोन शाखान्वित होते हैं तथा एक्सोन की दिशा को छोड़कर, एक्सोन की दिशा को छोड़कर सब दिशाओं में फैले होते हैं, फैले होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, तीसरी चीज देखो, काम क्या करता है ये कि डेंड्रोन आवेगों को ग्रहण करेगा। किससे ग्रहण करेगा, बता रहे हैं। डेंड्रोन संवेदी अंगों, संवेदी अंगों का मतलब समझ रहे हो, आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ। तो ये जितने भी अंग है संवेदी अंग, आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, 5 है हमारे शरीर में। तो इन अंगों के पास में क्या होता है, डेंड्रोन वाला सिरा लगा होता है तंत्रिका कोशिका का। तो डेंड्रोन संवेदी अंगों या सिनेप्स, सिनेप्स के बारे में अभी मैंने आपको बताया ही नहीं है, अभी इससे छोटा सा पॉइंट है, इसके बाद में लेंगे इसको। तो सिनेप्स से आवेगों को ग्रहण करता है तथा किसके पास में पहुंचाएगा, डेंड्रोन सेल बॉडी के पास में पहुंचाएगा, सेल बॉडी तक पहुंचाता है। ठीक है ना। तो डेंड्रोन संवेदी अंगों या सिनेप्स से आवेगों को ग्रहण करता है और कहां पहुंचाता, सेल बॉडी तक इसको क्या करता, पहुंचाता है। तो इससे अगला टॉपिक मैं लूंगा अभी सिनेप्स। पहले आप इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद में अपन सिनेप्स के बारे में देखते हैं। उतार लिया होगा आपने अब। तो अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, सिनेप्स के बारे में पढ़ेंगे। तंत्रिका कोशिका से थोड़ा सा अलग टॉपिक है, लेकिन तंत्रिका कोशिका जो है उसी के लिए है ये भी। तो एक छोटा सा टॉपिक अपन ले रहे हैं अब, जिसका नाम क्या है, सिनेप्स।
सिनेप्स या साइनेप्स कुछ भी आप बोल सकते हो इसको, हिंदी में भी नाम है इसके, अंतर्ग्रथन, या एक नाम और है इसका संधि स्थल। संधि स्थल, तो इसको अपन समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, एक तंत्रिका कोशिका का एक्सोन है, उस एक्सोन के अंदर शाखाएं हैं, शाखाएं के अंदर क्या है, लास्ट में साइनेप्टिक नोब या साइनेप्टिक बटन है। तो एक तो ये ले लेते हैं अपन, एक्सोन का एक भाग ले लिया मैंने, ठीक है। ये एक्सोन का लास्ट वाला भाग आ गया, तो इसको तो मैं लिख देता हूं एक्सोन, ठीक। अब इसके जस्ट नीचे में दूसरी तंत्रिका कोशिका का जो डेंड्रोन वाला हिस्सा है उसको ले लेता हूं, तो ये हो गया आपका डेंड्रोन। क्या हो गया? डेंड्रोन, ठीक है। तो देखिए, ये जो अंतर्ग्रथन या संधि स्थल क्या है, एक तंत्रिका कोशिका का एक्सोन दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्रोन के मिलने का स्थान है। वो मिलने का स्थान क्या कहलाता है? संधि स्थल कहलाता है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? एक तंत्रिका कोशिका का के एक्सोन के दूसरे तंत्रिका कोशिका के डेंड्रोन से मिलने का स्थान सिनेप्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है। या एक परिभाषा और दे सकते हैं, क्या लिख सकते हो आप? दो तंत्रिका कोशिका के बीच पाए जाने वाले क्रियात्मक संबंध को सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, वास्तव में क्या है कि ये एक तंत्रिका कोशिका का एक्सोन है और दूसरी तंत्रिका कोशिका का डेंड्रोन है, जहां पर ये मिलते हैं। अब हम कह तो रहे हैं, लेकिन वास्तव में इस तरीके से मिलते नहीं है। ये इन दोनों के बीच में रिक्त स्थान है, ठीक है ना। और यही रिक्त स्थान क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है। लेकिन इन दोनों के बीच में क्रिया होती है। देखो, अपन ने ये पढ़ा था कि जो साइनेप्टिक नोब है, इसके अंदर साइनेप्टिक पुटिकाएं होती है। क्या होती है? साइनेप्टिक पुटिकाएं होती है। पुटिकाएं, और इन साइनेप्टिक पुटिकाओं के अंदर क्या होता है? एक रसायन होता है। उस रसायन का नाम क्या बताया मैंने? न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर। तो वैसे न्यूरो ट्रांसमीटर कई प्रकार के होते हैं, सबके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे एसिटाइकोलिन हो सकता है, एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं एसिटाइकोलिन का, यह रसायन है। तो जब तंत्रिका कोशिका में आवेग आते हैं तो डेंड्रोन में आते हैं। सबसे पहले डेंड्रोन से सेल बॉडी में आते हैं और सेल बॉडी से एक्सोन में जाते हैं। और एक्सोन का जो अंतिम सिरा है वो कैसा है? साइनेप्टिक नोब है, घुंडी के समान है।
तो जैसे आवेग यहाँ पहुंचता है, जो ये साइनेप्टिक पुटिकाओं में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, तो ये साइनेप्टिक पुटिकाओं में न्यूरोट्रांसमीटर है, तो ये साइनेप्टिक पुटिका फटती है और ये न्यूरोट्रांसमीटर इस एक्सोन से निकलते हैं और निकल करके सिनेप्स से होते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं, डेंड्रोन के अंदर पहुंच जाते हैं, दूसरी कोशिका का जो डेंड्रोन है उसमें पहुंच जाते हैं और उसमें से वापस ये क्या करते हैं कि विद्युत आवेग उत्पन्न करते हैं, विद्युत आवेग उत्पन्न करते हैं और विद्युत आवेग जो है डेंड्रोन से वापस कोशिका का है, कोशिका का से वही एक्सोन में जाता है और एक्सोन के बाद में फिर वापस पुटिका के अंदर यही क्रिया दोहराई जाती है। जैसे आवेग यहाँ पर पहुंचेगा तो साइनेप्टिक पुटिका फटेगी, न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा और दूसरी तंत्रिका कोशिका का जो डेंड्रोन है उसके पास में पहुंचेगा। ठीक है, तो यहां पर बीच में कोई संरचना नहीं है, केवल क्रियात्मक संबंध है ये। तो आप ऐसे बोल सकते हैं एक तंत्रिका कोशिका के एक्सोन के दूसरे तंत्रिका कोशिका के डेंड्रोन से मिलने का स्थान क्या कहलाता है, साइनेप्स कहलाता है, या दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच पाए जाने वाले क्रियात्मक संबंध को क्या बोला जाता है, साइनेप्स बोला जाता है। तो आप यहां देख सकते हैं सिनेप्स है, तो इसका चित्र भी आपको नोट करना है। और ये जो तंत्रिका कोशिका है इसका पूरा डायग्राम अब आ चुका है, इसके सारे नाम जो भी है वो सारे अपन बता चुके हैं, तो ये भी आप नोट कर सकते हो। अब एक चीज आपको बता देता हूं और कि डेंड्रोन से ये जो आपकी साइनेप्टिक नोब है यहां तक आवेग जो भी जाता है वो विद्युत संकेतों के रूप में जाता है। किस संकेतों के रूप में जाता है, विद्युत संकेतों के रूप में जाता है। लेकिन ये सिनेप्स जो है इसके अंदर विद्युत संकेत किस रूप, विद्युत संकेत के द्वारा न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ा जाता है और न्यूरोट्रांसमीटर दूसरे तंत्रिका कोशिका के डेंड्रोन में पहुंच करके उसमें विद्युत आवेग उत्पन्न करता है। तो कोई जब सिनेप्स की बात करें ना भाई, सिनेप्स के अंदर आवेग किस रूप में जाते हैं, तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, सिनेप्स में आवेग रासायनिक संकेतों के रूप में जाते हैं। तो सिनेप्स में आवेग किस रूप में जाते हैं, रासायनिक संकेतों के रूप में जाते हैं। जबकि तंत्रिका कोशिका की बात करें तो आवेग किस रूप में जाएंगे, विद्युत संकेतों के रूप में जाएंगे। ठीक है, अच्छा आवेग आपने किसको बोला था, मैंने आपको ये कहा था भाई तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर जो भी सूचनाएं जाती, मैसेज जाता, वही आवेग माने जाते हैं ना। तो इतनी बातें हो गई आपके। अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आपका जो आएगा वो किसके ऊपर आएगा, तंत्रिकी कार्यकी के ऊपर आएगा। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।